गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अक्षय शर्मा है एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गुड फेथ एज एन एक्सेप्शन अंडर आईपीसी। अब जब हम डेफिनेशन ऑफ गुड फेथ देखते हैं तो आईपीसी 1860 के सेक्शन 52 में उसकी डेफिनेशन दी गई है और उसमें एक नेगेटिव डेफिनेशन दी है। उसमें ये बोला है कि अगर एक एक्ट है और उसे हमने ड्यू केयर और कॉजन के बिना करा है, यानी कि हमने कोई भी एक्ट करा और उसके अंदर हमने ये नहीं शो कर पा रहे हैं कि उसमें हमने ड्यू केयर और कॉशन दिखाया है, तो लॉ में ये प्रिज्यूम करा जाएगा कि वो जो एक्ट था वो गुड फेथ में नहीं करा गया था। अब ड्यू केयर एंड कॉशन का मतलब ये है कि जो हमारा एक्ट था उसमें केयरलेसनेस नहीं थी और नेग्लिजेंस नहीं थी, और ये तभी हो सकता है जब हम कुछ ड्यू डिलिजेंस या फिर ड्यू इंक्वायरी करें किसी भी चीज़ को लेकर। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी को अरेस्ट करने जा रहे हैं तो उससे पहले उसकी आइडेंटिटी पता लगाना, ठीक है, कि वो कौन है, वो बंदा कहाँ रहता है। तो ये सारे जो है, अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो ये इससे हमको पता लगे कि ड्यू केयर और कॉशन है या नहीं है। अब जो गुड फेथ का डिफेंस है वो हम सिर्फ गुड फेथ के बेसिस में कोई भी डिफेंस अवेलेबल नहीं है आईपीसी के अंदर। जो गुड फेथ है उसके साथ कुछ और एलिमेंट्स भी होने चाहिए और उन सब के कंबाइंड इफेक्ट के बाद ही ये डिफेंस लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो सेक्शन 76 है आईपीसी का, उसके अंदर ये दिया गया कि अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से एक व्यक्ति को इन गुड फेथ ऐसा लगता है कि वो लॉ से बाउंड है टू डू एन एक्ट, तो तब ये माना जाएगा कि वो उसने एक्ट जो है वो गुड फेथ में किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसका इलस्ट्रेशन देखें कि ए है वो एक ऑफिसर ऑफ कोर्ट है और उसको ये ऑर्डर दिया गया है कि वो जाकर एक वाई है उसको अरेस्ट करे। अब यहाँ पर उसको वाई की आइडेंटिटी तो नहीं पता कि वाई की शक्ल क्या है, वो कैसा इंसान है। और अब जब वो जाता है उसको अरेस्ट करने के लिए, और अगर वो वहाँ पर ड्यू इंक्वायरी करता है और ड्यू इंक्वायरी करने के बाद भी, अभी जो ड्यू इंक्वायरी है, ये जो गुड फेथ का में जो मतलब समझाया था कि केयरलेसनेस एंड नेग्लिजेंस नहीं होनी चाहिए या फिर ड्यू केयर और कॉशन होना चाहिए, ये उसके अंदर आ गया। सो ड्यू इंक्वायरी करने के बाद वो एक दूसरे इंसान को अरेस्ट कर लेता है जो कि वाई नहीं है, मान लीजिए वो जेड को अरेस्ट कर लेता है, तो इस केस के अंदर जो है उसको डिफेंस मिल सकता है। अब यहाँ पर जो गुड फेथ है उसके साथ साथ मिस्टेक ऑफ फैक्ट की जो है उसका भी एक एलिमेंट है और सिर्फ गुड फेथ के बेसिस पे नहीं हो सकता। अब मान लीजिए कि एक जो पुलिस वाला है वो बिना ड्यू इंक्वायरी के किसी को अरेस्ट कर लेता है, यानी कि वो कोई भी अरेस्ट करने से पहले कोई भी केयर एंड कॉशन नहीं दिखाता या वो कोशिश नहीं करता कि क्या ऑफेंस हुआ, उसने वो ऑफेंस करा भी है या नहीं करा, और वो जाके किसी इंसान को अरेस्ट कर लेता है। तो इस केस के अंदर उसे गुड फेथ का डिफेंस नहीं मिल सकता। वो ये प्लीड नहीं कर सकता कि गुड फेथ की वजह से उसको लगा कि वो बाउंड बाय लॉ है। इस केस में उसके अगेंस्ट में जो है अनलॉफुल रिस्ट्रेंट का चार्ज लगाया जा सकता है। अब जो सेक्शन 88 है उसके अंदर भी गुड फेथ दिया हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो गुड फेथ है वो दो और कंडीशंस के साथ होना चाहिए, मतलब दो और कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला है कि कंसेंट की, और दूसरा ये है कि जो उसने एक्ट किया था वो बेनिफिट ऑफ पर्सन किया था। अब सेक्शन 88 ये बोलता है कि अगर एक कार्य किसी को चोट पहुंचा रहा है, किसी भी तरह का हार्म पहुंचा रहा है, तो वो एक ऑफेंस नहीं होगा अगर वो किया होगा इन गुड फेथ एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन, यानी कि उस पर्सन की कोई मदद करने के लिए, उसके किसी बेनिफिट के लिए वो एक्ट कर रहा है, और दूसरा उस इंसान की कंसेंट लेकर कर रहा है कि वो उसको हार्म पहुंचाएगा, आइदर एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली। तो उन केसेस अगर इन ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब जाकर हम गुड फेथ का डिफेंस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जो इसमें इलस्ट्रेशन दी है, अब ये जो सेक्शन है ये बेसिकली जो सर्जन्स वगैरह होते हैं, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं और उनके रिलेटेड जो प्रोफेशंस होते हैं, उनके अंदर उन लोगों को बचाने के लिए है। अब इसका जो इलस्ट्रेशन दी है वो बेसिकली बताता है जब एक जो सर्जन है और वो एक जो उसका पेशेंट है उस पर उसने एक ऑपरेशन करा। अब अगर उस ऑपरेशन के लिए जो है उस व्यक्ति ने अपनी कंसेंट दे दी कि हाँ वो ऑपरेशन कर सकता है, और जो डॉक्टर भी ऑपरेशन कर रहा है वो उसके बेनिफिट के लिए कर रहा है, उसको कोई और चोट पहुंचाने के लिए नहीं कर रहा, तो तब सिर्फ तभी वो ये डिफेंस ले सकता है। अब अगर हम इसके उल्टा केस देखते हैं,
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर एक डॉक्टर है और उसने एक बंदे का ऑपरेशन करा, और उसने जो ऑपरेशन करा वो एक नॉर्मल नाइफ के साथ, एक नॉर्मल चाकू के साथ करा, जो प्रॉपर स्कैल्पल होता है उसके साथ नहीं करा, और उस एक्ट की वजह से जो उसने उस नाइफ का यूज करा उससे काफी ज्यादा खून बह गया उस पेशेंट का। तो इस केस के अंदर जो है वो गुड फेथ का डिफेंस नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पर ये डॉक्टर को पता होना चाहिए कि अगर वो एक नॉर्मल नाइफ से कुछ ऑपरेट करेगा किसी के ऊपर तो उसको ज्यादा चोट पहुंचने का डर है। तो यहाँ पर जो ड्यू केयर और कॉशन था या फिर उसकी जो नेग्लिजेंस थी वो प्रूव हो गई उसके इस एक्ट की वजह से, तो उसको यहाँ पर ये डिफेंस नहीं मिल सकता। अब सेक्शन जो 89 है उसके अंदर में भी गुड फेथ का ले सकते हैं, लेकिन उसमें जो और एडिशनल कंडीशंस है वो कौन सी हैं सेटिस्फाई करने को, तो वो है पहला, फॉर द बेनिफिट ऑफ द चाइल्ड और फॉर द बेनिफिट ऑफ द अनसाउंड पर्सन एंड विद द कंसेंट ऑफ द गार्डियन एंड टू प्रिवेंट द डेथ और ग्रीवियस हर्ट। यानी कि कोई भी अगर वो एक हार्म पहुंचाता है एक बच्चे को, वहां किसी बच्चे को या फिर किसी अनसाउंड पर्सन को, लेकिन वो या तो उसके बेनिफिट के लिए उसको पहुंचाता है या फिर उसी इंसान को, उसी बच्चे को या फिर उस अनसाउंड पर्सन को ग्रीवियस हर्ट और डेथ से बचाने के लिए करता है, तो तब इन केसेस में जो है वो गुड फेथ का डिफेंस ले सकता है। अब यहां पर भी उसको प्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज जो गुड फेथ है वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस ऑफ केसेस पे डिपेंड करता है, तो अलग अलग सिचुएशन जो है उसके अंदर जो कोर्ट है वो डिसाइड करेगी। इसीलिए जो गुड फेथ है वो बेसिकली डिसाइड करा जाता है अक्यूज की पोजीशन से, यानी कि जो अक्यूज था वो उस टाइम किस पोजीशन में था, एंड सेकंड है सर्कमस्टांसेस अंडर विच ही एक्ट्स, यानी कि जो हालात थे जिनमें वो अक्यूज था, क्या वो उसको ऐसा एक्शन करने को उन सर्कमस्टांसेस ने क्या उस अक्यूज को फोर्स करा था एक्शन करने को, तो इस बेसिस पे बेसिकली डिसाइड होता है। अब अगर हम एक और सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 93 जो आईपीसी में दिया है, उसमें ये है कि अगर हमने किसी को एक कम्युनिकेशन दिया हो इन गुड फेथ, लेकिन इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो वो कम्युनिकेशन था वो उसके बेनिफिट के लिए दिया था, और अगर इसके बाद अगर उसको कोई हार्म पहुंचता है तो तब जो वो कम्युनिकेशन देने वाला है जिसने वो एक्ट किया था वो लायबल नहीं होगा लॉ के अंदर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो गुड फेथ का जो एक्सेप्शन है वो आईपीसी में दिया तो है, लेकिन बाकी कंडीशन भी हैं जो हर सेक्शन पे हैं, उन पे डिपेंड करता है। अगर वो भी साथ में सेटिस्फाई हो रही है तो ही गुड फेथ का डिफेंस हमको मिल पाएगा। और जो गुड फेथ है वो हर केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। वो यूनिवर्सल रूल नहीं है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये कोर्ट प्रिज्यूम करेगा वहाँ पे गुड फेथ था।